हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं 5000 साल पहले भी एक ऐसी सभ्यता थी जो शहरों की प्लानिंग, सीवरेज सिस्टम और पक्की सड़कों के मामले में आज के कई शहरों से आगे थी। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ये सिर्फ एक इतिहास ही नहीं बल्कि भारत की साइंटिफिक और अर्बन लेगेसी का एक सबसे बड़ा प्रमाण है। इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में एंड वहाँ से मिले यूनिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कवर करने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व में ये सभ्यता जो है वो विकसित हुई थी। यह सभ्यता उस समय की सबसे प्राचीन और ऑर्गेनाइज्ड सिविलाइजेशंस में मानी जाती हैं, जो अपने अद्भुत नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग एंड उत्कृष्ट संस्कृति, रिच कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन का उदय कैल्कोलिथिक एज के बाद हमको देखने को मिलता है, जहां पर कॉपर और स्टोन का उपयोग शुरू हुआ था। इसके साथ ही ब्रोंज का भी उपयोग होने लगा था, इसीलिए इसे ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रभाव इतना व्यापक था कि इसे एक प्रोटोहिस्टोरिक युग का हिस्सा भी माना जाता है। इस सिविलाइजेशन का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था और इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। इंडस वैली सिविलाइजेशन के विकास और विस्तार की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की कहानी पंजाब और सिंध के क्षेत्रों में शुरू होती है, जहां पर इस सभ्यता के अवशेष मतलब रिमेन्स पहली बार हमको मिले थे। इस सभ्यता का विस्तार धीरे धीरे हुआ और यह साउथ में और फिर ईस्ट की ओर फैलती गई। यह सिर्फ एक साधारण ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, जहां पर अर्बन प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे अगर एंड पॉइंटों को अगर डिस्कस करें तो पूर्वी सीमा पर आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। पश्चिमी सीमा पर बात करें तो इसका एंड पॉइंट हमको देखने को मिलता है सुतकांगेंडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित हैं। उत्तरी सीमा पर मंडा था, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। एंड दक्षिणी सीमा पर देमाबाद महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित हैं। तो इस तरीके से यह सभ्यता फैली हुई थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हम टाउन प्लानिंग की बात करें तो इसके शहरों को एक अद्वितीय मतलब टाउन प्लानिंग का एग्जाम्पल माना जाता है। इन शहरों को दो भागों में बांटा गया है, अपर टाउन और लोअर टाउन। ऊपरी हिस्से में सिटाडेल स्थित होता था, जो एक ऊंचाई पर बनी संरचना थी और इसे संभवतः शासकों और महत्वपूर्ण लोगों के लिए बनाया गया था। इन शहरों की सड़कें विशेष ढंग से 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी, जो दिखाता है कि इंडस वैली के लोग कितने उन्नत और सुनियोजित थे। जहाँ के जो हाउसेस थे, घर थे, उनकी भी जो सड़क थी वो मेन सड़क पर न खुलकर साइड की सड़कों पर खुलती थी। तो इस तरीके से ये लोग जो है कितने उन्नत और सुनियोजित नजर आते हैं। घरों के निर्माण में सन ड्राइड और ब्रंट ब्रिक्स का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है, जो उस समय के एक उन्नत तकनीक का प्रमाण भी देता है। लगभग हर घर में कोर्टयार्ड, बाथरूम्स होते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर हम प्रमुख साइट कालीबंगन की बात करें तो वहाँ पर हर घर में वेल्स मतलब कुएं भी पाए गए। प्रत्येक घर में ड्रेन्स होते थे, जो मुख्य ड्रेनेज लाइन से जुड़े हुए होते थे। इन ड्रेन्स को स्टोन स्लैब से कवर किया गया था, जो उस समय के लोगों की साफ सफाई और सैनिटेशन के प्रति जागरूकता को बताता है। तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग हमको देखने को मिलती है। अगर हम इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्कस करें तो इंडस वैली के लोग एक एग्रीकल्चर आधारित समाज में रहते थे। इंडस रिवर की उपजाऊ मिट्टी की वजह से यहाँ पर भरपूर फसल होती थी और यह पास्टोरलिज्म और कृषि में कुशल थे। इनकी मुख्य फसलें क्या हुआ करती थी? वीट, बार्ले, सीसम, मस्टर्ड और पीज। इसके अलावा हमें लोथल से राइस और मोहनजोदारो से कॉटन के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। इंडस वैली के लोग आयरन को छोड़कर लगभग सभी मेटल का उपयोग करते थे। ये लोग वेट्स का भी उपयोग करते थे, जो उस समय की उन्नत गणना प्रणाली को हमको बताता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन की मुख्य इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बीड मेकिंग, स्कल्पचर मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, सिल मेकिंग, ये सभी कार्य जो है वो शामिल थे। इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की रिलीजियस बिलीफ को डिस्कस करें तो इस वैली के लोग अर्थ को फर्टिलिटी गॉड और मदर गॉडेस के रूप में पूजते थे। वे फेलस वर्शिपिंग यानी लिंग और योनि की पूजा करते थे। इसके अलावा इनकी धार्मिक मान्यताओं में एनिमल वर्शिप
और ट्री वर्शिप भी हमको देखने को मिलती थी। इनके भी प्रमाण हमको मिले हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कई प्रकार के रिचुअल्स का पालन करते थे, इसके प्रमाण भी मिले हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ, फायर अल्टर्स, जो उस समय के धार्मिक अनुष्ठानों की गवाही देते हैं। तो ये बेसिकली हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से डिस्कस किया। अब एग्जाम के अंदर फ्रेंड्स इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एक एक कर इस सभ्यता की इंपॉर्टेंट साइट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली साइट आती है हमारे पास में हड़प्पा। हड़प्पा की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब राज्य में स्थित और रावी नदी के निकट बसा हुआ ये जो स्थल है, सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था। हड़प्पा यह नगर अच्छी तरीके से योजनाबद्ध और व्यवस्थित था। यहाँ पर कृषि, व्यापार और विभिन्न शिल्प कलाओं का विकास हुआ था। इस साइट से हमको अलग अलग अवशेष देखने को मिलते हैं, जैसे कि R37 सिमेट्री एक समाधि स्थल है जो हड़प्पा काल की कब्रों का स्थल है। इसके अलावा हमको वर्कमेंस क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कर्मचारियों के रहने का स्थान था। लिंगम और योनि जैसे धार्मिक प्रतीक, पेंटेड पोट्री मतलब चित्रित मिट्टी के बर्तन, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडनेस मिट्टी की माँ देवी की मूर्ति, ये सभी अवशेष के रूप में इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कॉपर मिरर, तांबे का आईना, डाइस, पासा, कॉपर स्केल, तांबे का तराजू, ये सभी अवशेष भी हमको इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने हड़प्पा साइट को डिस्कस किया। इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगली इंपॉर्टेंट साइट आती है मोहनजोदड़ो। तो पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना जिले में स्थित यह स्थल जो है एक बहुत ही अद्भुत नगर था, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ के लोग स्वच्छता और जल प्रबंध, वाटर मैनेजमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा सजग माने जाते थे, जिसका प्रमाण यहाँ पर एक ग्रेट बाथ के रूप में हमको देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो में हमको अलग अलग रिमेन्स अवशेष मिलते हैं, जैसे कि ग्रेट बाथ, जो कि वाटर मैनेजमेंट का एक बहुत ही बड़ा प्रतीक है। इसके अलावा ग्रेनरी, असेंबली हॉल, पशुपति महादेव सील, पशुपति महादेव की मुहर, ये भी अवशेष के रूप में यहाँ से प्राप्त हुए। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ डांसिंग गर्ल, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यहाँ से प्राप्त होती है। दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति भी यहाँ से हमको देखने को मिलती है। तो ये मोहनजोदड़ो को हमने डिस्कस किया, जो कि कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान के सिंध राज्य के लरकाना जिले में। इसके बाद अगली देखिए साइट आती है हमारी चनुदड़ो। ये सिंध राज्य के नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के शिल्प केंद्र के रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात था, जहाँ पर अलग अलग प्रकार की मणियाँ और अन्य वस्तुएं बनाई जाती थी। इस साइट के मिले हुए अवशेषों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमको इंक पोट, स्याहीदानी, लिपस्टिक, बीड मेकर शॉप, मणि निर्माता की दुकानें, ईंट पर कुत्ते के पंजे के निशान, बैलगाड़ी का टेराकोटा मॉडल और कांस्य की बनी खिलौने की गाड़ी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो ये हमने चनहुदड़ो को डिस्कस किया, जो कि हड़प्पा सभ्यता के शिल्प केंद्र के रूप में बहुत ज़्यादा विख्यात था। अगली साइट आती है हमारी लोथल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित यह स्थल जो है सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, एक पोर्ट था। यहाँ से व्यापार के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था, जो इस सभ्यता के व्यापारिक संबंधों का प्रमाण करता है। यहाँ पर मिले अवशेषों की बात करें तो डॉकयार्ड हमको देखने को मिला, जो कि व्यापार के लिए उपयोग में आता था। अग्निवेदी, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति, एक ही कब्र में पुरुष और महिला का संयुक्त अंत्येष्टि, चित्रित मटका और जहाज का टेराकोटा मॉडल अवशेष के रूप में यहाँ पर हमको प्राप्त होता है। इसके बाद अगली साइट आती है हमारी कालीबंगन। कालीबंगन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यह स्थल कृषि कार्यों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से जोते हुए खेत और अग्निवेदियाँ मिली हैं, जो कि यहाँ के लोगों की कृषि पद्धतियों और धार्मिक अनुष्ठानों को दर्शाती हैं। अगली साइट आती है बनवाली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित यह नगर अपने व्यवस्थित नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली के लिए जाना जाता है। अवशेष के रूप में इस स्थान से खिलौना हल, मिट्टी की देवी की मूर्ति, ये सभी प्राप्त हुए हैं। क्लियर हुआ आपको? देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। रेलवे एनटीपीसी के अंदर मैंने जो लास्ट ईयर पेपर देखे, एनालिसिस करा, उसको समझ में आया कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के हमको देखने को मिले। पीवाईक्यू क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो जाते हैं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करें? पीवाईक्यू क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने बैठें या फिर हम उनको पढ़ने बैठें, क्या करना है उसका? क्योंकि क्वेश्चंस तो पूछ रहे हैं। अगर 20-25 क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू मिल जाते हैं तो आपका तो काम हो गया। कम समय में पीवाईक्यू को कंप्लीट करने का मैंने एक शानदार तरीका आपको दिया है। देखिए, पहले देखो फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, एक जैसे कि मेरे सिस्टम के अंदर मैंने फोल्डर बना रखा है एनटीपीसी वन लाइनर। ठीक है, एनटीपीसी वन लाइनर को हम अंदर जाते हैं तो देखो यहाँ पर अलग अलग आपको सब्जेक्ट दिख जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इकोनॉमिक्स में जाते हैं, इकोनॉमिक्स में गए तो इसके अंदर आपको पीडीएफ्स मिल जाएगी। ये मैंने आपको वन लाइनर पीडीएफ दे रखी है इकोनॉमिक्स की। अब यहाँ पर हम एक पीडीएफ को ओपन करते हैं तो जैसे देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके से हमने वन लाइनर दे रखे हैं। आपको करना ये है कि इन वन लाइनर को पढ़ते चलना है। ये है पीवाईक्यू क्वेश्चन सी, बट मैंने इसको इस तरीके से अरेंज करा है कि आपका टाइम भी बचेगा एंड आप उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कवर करते चलेंगे। फॉर्मेट मैंने ऐसा बनाया है कि पहले क्वेश्चन दिख जाएगा आपको, उसका करेक्ट आंसर और उसका एक बेसिक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको मल्टीपल वन लाइनर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक और सब्जेक्ट में चलते हैं, रेलवे जीके में चलते हैं। रेलवे जीके फॉर एनटीपीसी में आते हैं तो यहाँ पर ई बुक भी दे रखी मैंने आपको और वन लाइनर भी है। तो वन लाइनर में चलते हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हिंदी वाले में जाते हैं हम तो यहाँ पर देखिए अलग अलग रेलवे के टॉपिक्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि जोन, आपको हिस्ट्री मिल जाएगी रेलवे की, आपको वंदे भारत का मिल जाएगा, लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो जैसे वंदे भारत में एक्सप्रेस में चलते हैं तो वंदे भारत एक्सप्रेस देखिए पीडीएफ ओपन कर लिया आपने, यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस को कब शुरू किया गया था, तो 15 फरवरी 2019 को शुरू किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली से वाराणसी रूट पर इसका उद्घाटन किया था। तो ऐसे आपको यहाँ पर वन लाइनर्स दे रखे मैंने वंदे भारत से रिलेटेड, सारे इंपॉर्टेंट है, बस आपको इनको फटाफट पढ़ते चलना है, क्विक रिवीजन करना है, बस आपको क्वेश्चंस आपको इसी में से मिल जाएंगे। ऐसे ही और भी देखिए सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर है, पॉलिटी है, साइंस है, स्टैटिक जीके है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, एनवायरनमेंट है। तो सभी के मैंने आपको पीवाईक्यू जो है उनको वन लाइनर में दे रखा है। 10,000 वन लाइनर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। 101% फ्रेंड्स, काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि इनको हम जल्दी जल्दी रिवाइज कैसे करें, तो इसीलिए मैंने आपको इनको वन लाइनर के फॉर्मेट में दिया है, जिससे कि आप जल्दी और क्विक रिवीजन कर सकें। तो यहाँ पर इस फोल्डर का अगर आपको एक्सेस लेना है, मतलब 10,000 एनटीपीसी वन लाइनर को आपको अगर डाउनलोड करना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करो। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही वहाँ पर आपको फाउंडेशन कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाएंगे, कोर्स बाय अक्षय सर वाला ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप इसके अंदर जाएंगे वहाँ पर आपको टॉप पर ही ये कोर्स देखिए दिख जाएगा, रेलवे एनटीपीसी 10,000 वन लाइनर। प्राइस है इसकी सिर्फ मात्र 29 रुपये, 29 रुपीज़ में आपको 10,000 वन लाइनर मिल जाएंगे। और फॉर्मेट मैंने इतना शानदार बनाया इसका कि आपको पढ़ के मज़ा आ जाएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं एग्जाम के अंदर, यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो तुरंत डाउनलोड करो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, और जाओ और इसको एनरोल करो। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप इस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी आती है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आपकी क्वेरी रिजॉल्व कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हम। अगली साइट आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, धोलावीरा। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित यह नगर अद्वितीय नगर योजना के लिए प्रसिद्ध था। यह नगर 3 भागों में विभाजित था और यहाँ पर जल संचयन की उत्कृष्ट प्रणाली हमको देखने को मिलती है। अवशेष के रूप में इस स्थान से वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वाटर रिजर्वायर और स्टेडियम हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगली साइट आती है सुतका गेंदोर। ये स्थान पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा का रिप्रेजेंटेशन करता है। इस स्थान से जो अवशेष प्राप्त हुए वो कौन कौन से हैं? पत्थर के तीर, स्टोन एरोहेड्स, कॉपर ब्रॉन्ज डिस्क और क्ले बेंगल्स, मिट्टी की चूड़ियाँ। अगले साइट आती है फ्रेंड्स आलमगीरपुर। यह साइट उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है और हिंडन नदी के पास है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह साइट सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तर की ओर सबसे दूर स्थित स्थल है। यहाँ से मिले अवशेषों की बात करें तो एक टूटी हुई तांबे की ब्लेड और कपड़े की छाप वाले ट्रफ के अवशेष हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट साइट आती है देमाबाद। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह साइट महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के पास स्थित है। यहाँ से मिले अवशेष बताते हैं कि यहाँ पर कला और मूर्ति बनाने की गतिविधियाँ चलती थी। रथ, बैल, हाथी और गेंडे के साथ रथारूढ़ मूर्तियाँ ब्रॉन्ज में यहाँ से प्राप्त हुई हैं। अगली साइट आती है अमरी। यह भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। यह साइट पाकिस्तान के सिंध में स्थित है और सिंधु नदी के पास है। यहाँ के अवशेष इस साइट को हड़प्पन संस्कृति से जुड़ा हुआ बताते हैं। अमरी नामक स्थान से गेंडे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगली साइट आती है राखीगढ़ी। यह साइट हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और घग्गर नदी के मैदानी क्षेत्र में ये हमको देखने को मिलती हैं। यह साइट सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी साइट मानी जाती है। इस साइट से तीनों प्रमुख काल के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। राखीगढ़ी से प्राप्त अवशेषों की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों चरणों के प्रमाण हमको देखने को मिले। नेक्स्ट साइट आती है बरौर। यह साइट राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में स्थित है।
यहाँ से प्राप्त अवशेष इस जगह को एक महत्वपूर्ण पुरा स्थल बनाते हैं। अवशेष के रूप में बरौर से मानव कंकाल, मिट्टी का ओवन और 8000 मोतियों से भरा हुआ जग प्राप्त हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगली साइट आती है देसालपुर। ये साइट गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ पर हड़प्पन लिपि वाली 3 मुहरें मिली हैं। 3 मुहरें जिन पर हड़प्पन लिपि लिखी हुई है। अगली साइट आती है करणपुरा। यह साइट राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बाल कंकाल मतलब बच्चों के कंकाल और कंगन जैसी कलाकृतियाँ हमको देखने को मिली हैं। बाल कंकाल और कंगन ये अवशेष के रूप में इस स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगली साइट आती है मंडा। यह साइट जम्मू में स्थित है और यह सिंधु घाटी सभ्यता की भारत की ओर उत्तरी साइट है। नेक्स्ट साइट आती है सिनोली। यह साइट उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है। यहाँ से रथ, तांबे की तलवारें और 125 समाधियाँ प्राप्त हुई हैं। रथ, तांबे की तलवारें और 125 समाधियाँ अवशेष के रूप में प्राप्त हुई हैं। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगली साइट आती है बालाकोट। यह साइट पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है और मकरान तट के पास में यह देखने को मिलती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहाँ पर हमको भट्टियों और ओवन के अवशेष प्राप्त होते हैं। अगली साइट आती है मोरधरो। यह साइट गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह एक नई खोजी गई साइट है और यहाँ से बंदरगाह होने के प्रमाण हमको मिलते हैं। दफनाने के स्थलीय ढांचे, हड़प्पन जार और कब्रों के लिए सीमांकन पत्थर हमको यहाँ पर अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। मोरधरो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में कच्छ जिले में स्थित है। नेक्स्ट आती है कुंतासी। यह साइट गुजरात के राजकोट जिले में स्थित है। इसे सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह माना जाता है। यहाँ से पोर्ट के प्रमाण जो है वो मिले हैं। अगला आता है केरलनोधरो। यह साइट गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा नमक उत्पादन के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट आती है बालू। यह साइट हरियाणा के कैथल शहर में स्थित है। यहाँ से लहसुन और अन्य पौधे के अवशेष मिले हैं। अगली साइट आती है अल्लाहडीनो। यह साइट पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची जिले में स्थित है। यहाँ पर घरों के फर्श की टाइल्स के प्रमाण मिले हैं। घरों के लिए फर्श टाइल्स के प्रमाण हमको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अल्लाहडीनो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगली साइट आती है रोपड़। यह साइट पंजाब में सतलुज नदी के पास स्थित है। यह स्वतंत्रता के बाद खोजी गई पहली साइट है। रोपड़, यहाँ से कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण और तांबे की कुल्हाड़ी अवशेष के रूप में प्राप्त हुई हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि कहाँ से कुत्ते और मानव को एक साथ दफनाए जाने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो कहाँ से? रोपड़ से। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की सभी इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस किया है और हर साइट से क्या क्या अवशेष मिले हैं, क्यों वो साइट प्रसिद्ध है, उसके बारे में हमने बात करी है। आगे बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो बात करते हैं कि इतनी सुव्यवस्थित सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो फ्रेंड्स 1900 BCE से हमें हड़प्पन शहरों के डिक्लाइन के संकेत मिलने लगते हैं। लगभग 1700 BCE तक अधिकतर शहरों को हड़प्पन सभ्यता के लोगों ने छोड़ दिया था। अलग अलग इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने इसके डिक्लाइन के अलग अलग कारण और थ्योरी प्रस्तुत किए हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्यन इन्वेंशन थ्योरी की। ये थ्योरी मॉर्टिमर व्हीलर ने दी है। 1947 में इन्होंने यह थ्योरी दी थी। इसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण इंडो आर्यन का आक्रमण था। हालांकि आज के अधिकतर इतिहासकार और शोधकर्ता जो है इस थ्योरी को गलत मानते हैं, क्योंकि इसके पर्याप्त साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं। इसके बाद इस सभ्यता का अंत का अगला कारण माना जाता है एनवायरमेंटल चेंजेस। देखिए ये थ्योरी जो है रॉबर्ट राइक्स और DP अग्रवाल जैसे स्कॉलर्स द्वारा दी गई थी। इसके अनुसार पर्यावरणीय बदलाव के कारण नदियों का प्रवाह बदल गया, जिससे कृषि और जल स्रोत जो है वो प्रभावित हुए और अंततः सभ्यता जो है वो डिक्लाइन की ओर बढ़ गई। तो ये थ्योरी भी हमको देखने को मिलती है एनवायरमेंटल चेंजेस वाली। इसके अलावा टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स वाला भी हमको थ्योरी देखने को मिलता है। यह थ्योरी BB लाल जैसे विद्वानों द्वारा दी गई थी। इनके अनुसार इस क्षेत्र में भूकंप या फिर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ। भूकंपों के कारण नदियों का प्रवाह बदलना या फिर अन्य भौगोलिक बदलाव भी डिक्लाइन का कारण बने। इसके अलावा हमको चौथी थ्योरी देखने को मिलती है प्लेग और एपिडेमिक थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन का कारण एपिडेमिक को माना गया। हालांकि इस थ्योरी के पक्ष में कोई स्पष्ट साक्ष्य हमको नहीं मिले हैं, इसलिए इसे अधिकतर विद्वानों ने खारिज कर दिया। तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के कारण को डिस्कस किया। आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता के पतन होने के बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में एक नए युग की यहाँ पर शुरुआत होती है, जिसे हम बोलते हैं वैदिक पीरियड। वैदिक काल में आर्यंस का आगमन हुआ और उन्होंने
भारत के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना को विकसित किया। वैदिक काल में रचे गए वेद, उपनिषद और अन्य ग्रंथ आज भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। चलिए अब बारी है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लगाएंगे टेस्ट। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सॉल्व करते हैं। जितना मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा, आप सारे क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना लेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से हर घर में कुएं मतलब वेल पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स कालीबंगन। कालीबंगन एकमात्र स्थल है जहां पर लगभग हर घर में कुएं पाए गए। जल संरक्षण का बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है कालीबंगन। बी आंसर। किस स्थल से डबल बेरियल मेल एंड फीमेल एक ही कब्र में मिलाएं? किस स्थल से मिला है? लोथल से। लोथल में एक ही कब्र में पुरुष और महिला का संयुक्त दाह संस्कार डबल बेरियल पाया गया। यहाँ पर लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छा जल संरक्षण किस साइट में देखने को मिलता है? तो कहाँ पर देखने को मिलता है? धोलावीरा में। धोलावीरा में विशाल जलाशय और जल निकासी प्रणाली मिली है, जिससे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे एडवांस जल संरक्षण साइट मानी जाती है, धोलावीरा। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से फायर ऑल्टर और एग्रीकल्चर फील्ड दोनों के प्रमाण मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? कालीबंगन से। कालीबंगन से यज्ञ वेदी, फायर ऑल्टर और कृषि क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं। धार्मिक और कृषि दोनों गतिविधियों की यहाँ से पुष्टि होती है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थल को इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? चनुदुड़ो को। चनुदुड़ो को क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर कहा जाता है क्योंकि यहाँ से मनके, खिलौने और वस्त्र छपाई के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ए आंसर। तांबे की वस्तुएं किस साइट से विशेष रूप से प्राप्त हुई हैं? कहाँ से प्राप्त हुए? देमाबाद से। देमाबाद से बड़ी मात्रा में तांबे की वस्तुएं जैसे कि बैलगाड़ी, नृत्य करती आकृति, ये सब प्राप्त हुई हैं। किस साइट से पेंटेड जार और शिप का मॉडल मिला है? कहाँ से मिला है? लोथल से। लोथल से चित्रित मटका मतलब पेंटेड जार और जहाज का मॉडल मिला है। यह समुद्री व्यापार का प्रमाण देता है, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थल को भारत में खोजी गई सबसे पहली इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट माना जाता है? किसे माना जाता है? रोपड़ को। रोपड़ को भारत में सबसे पहले खोजी गई इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट माना जाता है, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला और आखिरी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इंडस वैली सिविलाइजेशन लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो किस देवी की पूजा करते थे फ्रेंड्स? मातृ देवी की, मदर गॉडेस की। तो यहाँ पर हमारे ये सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपने बड़ी आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। जितनी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। अगर आप इसी तरीके से बहुत ही सिंपल वे में जीएस को पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पूरा जीएस इसी तरीके से पढ़ाया हुआ है। सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस कोर्स में मैंने आपको 3500 ऐसे क्वेश्चन दिए हैं जो लगातार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आप मेरा 100 आवर जीएस का कोर्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप ये कोर्स ले पाएंगे। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर वाले ऑप्शन में आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज के सेशन में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, मेहनत अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।